अगर मैं आपसे कहूं कि रॉयल एनफील्ड इंडिया की है ही नहीं तो क्या आप मानोगे? शायद नहीं। इंडिया में रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक ही नहीं बल्कि लोगों का ड्रीम होता है खरीदना। जितनी बाइक हार्ले पूरी दुनिया में बेचती है उतनी रॉयल एनफील्ड सिर्फ इंडिया में बेच देती है। जिस कंपनी ने आज तक कोई ऐड नहीं करा वो इंडिया का सबसे प्रॉफिटेबल ऑटोमोबाइल कंपनी कैसे बनी, और वहीं करीब 25 साल पहले जो कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली थी उसको सिर्फ 26 साल के सिद्धार्थ लाल ने कैसे बचाया। ना कोई टीवी ऐड ना कोई प्रमोशन, पर आज सब इसको ओन करना चाहते हैं। ऐसा क्या जादू है इस बाइक में? बहुत ही कम लोगों को पता होगा रॉयल एनफील्ड आयशर मोटर्स का प्रोडक्ट है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को कंसिस्टेंटली ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट्स दिए हैं। अब जानना यह है कि रॉयल एनफील्ड इतने कम समय में मार्केट लीडर कैसे बनी, कैसे ये कंपनी इंडियन ब्रांड होके भी इंडियन नहीं है, और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रैटेजीज हैं जिसने ना सिर्फ इसको डूबने से बचाया बल्कि मार्केट लीडर भी बनाया। इंडिया में रॉयल एनफील्ड 1949 से लगातार बिक रही है बिना किसी खास चेंज के, और पिछले 70 सालों से एनफील्ड ने सिर्फ एक ही बाइक बेची है यानी कि दी रॉयल बुलेट। पर आज 6 डिफरेंट मॉडल्स अवेलेबल हैं। जो कंपनी 350 सीसी से नीचे की बाइक्स नहीं बनाती वो आज वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है। 2021 ग्लोबल रजिस्ट्रेशन व्हीकल डेटा के अकॉर्डिंग रॉयल एनफील्ड की सेल्स 2020 से अगर कंपेयर करी जाए तो 25.5% ग्रो करी है फ्रांस में, 57.6% यूके में और 108% इटली में। और यूके की अपने सेगमेंट में बेस्ट सेलिंग टू व्हीलर है काफी टाइम से। सिंपल रीजन है कस्टमर कनेक्ट, क्वालिटी, प्राइसिंग और स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ मॉडर्न रेट्रो बाइक्स। बात करी जाए तो इस कंपनी की हिस्ट्री अपने आप में बहुत रिच है। एल्बर्ट एडी और रॉबर्ट स्मिथ ने 1981 में नीडल कंपनी स्टार्ट करी जिसका नाम एडी मैन्युफैक्चरिंग रखा। धीरे धीरे नीडल से साइकिल मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करा और मजा तब आया जब इनको यूके की रॉयल आर्म्स फैक्ट्री से साइकिल बनाने का ऑर्डर मिला, और 1901 तक कंपनी ने अपनी पहली बाइक तैयार कर ली जिसका नाम रॉयल एनफील्ड रखा। ये बाइक्स इतने पावरफुल थे कि उसका यूज वर्ल्ड वॉर में हुआ जाने लगा, और फाइनली 1932 में एनफील्ड कंपनी ने अपनी पहली बाइक लॉन्च करी जिसका नाम बुलेट रखा गया। बाइक हेवीली बिकने लगी, बाजार में इसकी मारामारी होने लगी, लेकिन जैसे ही वॉर खत्म हुई इसकी डिमांड भी गिरने लगी। कंपनी ने अपनी बाइक्स को फोर्सेस के अकॉर्डिंग भी डेवलप करा। जैसे मिलिट्री के लिए स्पेशली रग्ड मोटरसाइकिल डेवलप हुई जो 250 से 570 सीसी में अवेलेबल थी। एक लाइट वेट 125 सीसी की मोटरसाइकिल भी डेवलप हुई जो वॉर जोन्स में प्लेन से फेंकी जाती थी। 1955 में इंडियन गवर्नमेंट ने 350 सीसी की 800 मोटरसाइकिल्स का ऑर्डर दिया जिससे अपने इंडियन जवान बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर सकें। इतना बड़ा ऑर्डर मिलना उस टाइम में काफी बड़ी बात होती थी, और इस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए एनफील्ड कंपनी ने इंडियन कंपनी मद्रास मोटर्स से टाई अप करा जिससे वो इंडिया में अपनी बाइक्स मैन्युफैक्चर कर सकें, और इस वेंचर का नाम एनफील्ड इंडिया रखा गया जहां पे दोनों कंपनीज के पास 50-50% की पार्टनरशिप थी। 1957 आते आते रॉयल एनफील्ड ने अपना टूलिंग बिजनेस भी एनफील्ड इंडिया को बेच दिया जिससे इंडिया में फुल फ्लेजेड बिजनेस स्टार्ट कर सकें। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि यहां से कंपनी 2 पार्ट्स में बढ़ गई, एक थी रॉयल एनफील्ड और दूसरी थी एनफील्ड इंडिया। नियरली 3 डेकेड्स तक कंपनी ओन स्ट्रगल करने और रन करने के बाद 1990 में मद्रास मोटर का आयशर मोटर्स ने 27% शेयर खरीद लिया। जब आयशर मोटर्स ने इसको खरीदा तब एनफील्ड की स्थिति कुछ खास नहीं थी। 6 सालों तक इसको चलाने और स्ट्रगल करने के बाद जब कुछ खास नहीं हुआ तब आयशर मोटर ने इसको परमानेंटली शट करने का फैसला लिया। जब एनफील्ड अपनी बैंक्रप्सी से नियरली 6 मंथ्स दूर थी, आयशर मोटर्स के फाउंडर विक्रम लाल के 26 साल के बेटे सिद्धार्थ लाल ने बोर्ड मेंबर्स से एनफील्ड को बचाने के लिए एक आखिरी चांस मांगा। सरप्राइजिंगली बोर्ड मेंबर्स राजी भी हो गए। साल था 2000 जब सिद्धार्थ लाल ने एनफील्ड की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, और इसके बाद जो हुआ वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। बेसिकली सिद्धार्थ की पर्सनालिटी एक सीईओ से बिल्कुल मिलती जुलती नहीं थी। बोर्ड मीटिंग्स में भी जीन्स और डेनिम जैकेट्स में जाते थे, अपने आप को राइडर कहते थे और नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे। पर एक चीज थी जो शायद किसी और में नहीं मिलती, अपनी बाइक्स के लिए उनका पैशन। कॉलेज डेज में सिद्धार्थ ने अपनी बुलेट पे काफी कंट्रीज ट्रैवल करी, साथ ही टाइम टू टाइम एनफील्ड के सप्लायर्स से इंजन कास्टिंग और पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग को देखने भी जाते थे जिससे अपने प्रोडक्ट को बारीकी से समझ सकें। ये बात सोचने में भी अजीब लगती है कि जो कंपनी अगले 6 मंथ्स में बैंकक्रप्ट होने वाली थी वो आगे जाके मिड रेंज मार्केट सेगमेंट की लीडर बनेगी। सोचना और देखना यह है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जो सिद्धार्थ ने यूज करे और एनफील्ड को एक लीडर बनाया। सिद्धार्थ ना केवल सीईओ थे बल्कि अपनी
कंपनी के आइकन भी थे, एक यंग ब्लड जिसने डीपली दिक्कतें ढूंढी और उन्हें सही करा। 50 साल पुरानी लेगेसी जो शायद कंपनी को बढ़ने नहीं दे रही थी, जैसे गियर शिफ्ट करने का ऑपरेशन जो इनिशियली राइट साइड की तरफ था, किक स्टार्ट जो इतनी टाइट थी कि कभी कभी बैक आने पे पैर भी तोड़ देती थी, 50 साल पुराना कार्बोरेटर सिस्टम और भी न जाने क्या क्या। बेसिकली सिद्धार्थ ने कंज्यूमर अप्रोच फॉलो किया, पता लगाया कंज्यूमर्स को कहां कहां दिक्कत आती है। बेहतर तरह से जानने के लिए खुद उन्होंने ट्रिप्स करी, माउंटेन्स पे, अनइवन रोड्स पे, नॉर्मल रोड्स पे और हर तरह के टेरान में, और तब जाके अपने प्रोडक्ट्स की दिक्कतों को ढूंढा। ओवरहेड कॉस्ट प्रोडक्ट और उसकी ग्रोथ को किल कर देती है, और सेम था एनफील्ड के केस में। सबको यही लगता था कि बाइक्स की हाई कॉस्ट ही लो सेल्स की असली वजह है, और एक्सपेंसिव होने की वजह से ही लोग इसको नहीं खरीद रहे हैं। बट सिंपली कहूं तो रीजन थे बाइक्स की हाई मेंटेनेंस। कभी इंजन लीक करने लगता था तो कभी पाइप्स, कभी चेसिस पे क्रैक दिखते थे तो कभी कुछ और, जो मेंटेन करना काफी कॉस्टली था कस्टमर्स के लिए। एनालिसिस करते हुए सबसे पहले सिद्धार्थ ने अपने प्रोडक्ट चेंजेस पे वर्क किया, गियर शिफ्ट पोजीशन बदली, किक स्टार्ट को री इंजीनियर करा और सेल्फ स्टार्ट बटन का प्रोविजन ऐड किया। ब्यूटिफिकेशन बाइक्स के असली रेट्रो लुक को ध्यान में रखते हुए किया गया, जिसने असली में बाइक्स का पूरा गेम चेंज कर दिया। लोगों का एनफील्ड के लिए परसेप्शन था कि एनफील्ड एक आइकॉनिक बाइक है जिससे हम डेली राइड नहीं कर सकते, जो एक और मेजर प्रॉब्लम थी बाइक्स की लो सेल्स में। एक्चुअली इस बात ने सिद्धार्थ के मन में एक क्वेश्चन राइज करा कि इस चीज को कैसे सॉल्व करें, और कैसे एनफील्ड बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के इतना बड़ा नाम बना कि आज इसको बच्चा बच्चा जानता है। सिंपल रीजन था प्रोडक्ट को सही तरह से प्लेस करना, यानी कि राइट पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट। कहते हैं ना, इमोशन सेल कॉस्टलियर देन प्रोडक्ट। इंडियंस के लिए रॉयल एनफील्ड सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि इमोशन है। कभी वक्त लगा के ये सोचना कि रॉयल एनफील्ड ने ऐसे इमोशंस कैसे क्रिएट करे। सिंपली सिद्धार्थ लाल ने अपने आप को कंपनी का सबसे पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया और सब जगह एक ही मैसेज स्प्रेड कराया, बी द चेंज। इसके पहले तक लोगों को एनफील्ड एक आर्मी और हेवी ड्यूटी बाइक लगती थी, लेकिन ये बी द चेंज वाला आइडिया लोगों तक पहुंचा और लोगों ने नई और इम्प्रूव्ड बाइक से इजीली कनेक्ट भी किया। धीमे धीमे लोगों तक आइडिया स्प्रेड हुआ कि जो लोग एनफील्ड चलाते हैं वो नॉर्मल लोगों से थोड़े अलग होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को मार्केट में पुश करने के लिए एडवेंचरस ट्रिप स्टार्ट हुई, माउंटेन राइड्स को स्पॉन्सर करा गया, गोवा में राइडर मेनिया नाम का क्लब भी इंट्रोड्यूस करा गया, और इस सब ने एनफील्ड का एक लॉयल फैन बेस क्रिएट करा। असलियत में एनफील्ड ने अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग पे फोकस करा। जो इंसान इस कम्युनिटी का पार्ट है उसमें इस बाइक को ओन करने का एक अलग ही सेंस ऑफ प्राइड आ जाता है। जो कनेक्टिविटी दो बुलेट वाले फील करते हैं वो शायद कोई और नहीं करता। वजह साफ है, एनफील्ड को ओन करना, उसका प्राइड और एक लॉयल फैन बेस। बेसिकली पूरे सफर को 2 पॉइंट्स में समझा जा सकता है। सिद्धार्थ को अपने प्रोडक्ट पे भरोसा था, बस थोड़े से मॉडिफिकेशन और चेंजेस के साथ इन्होंने अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बना दिया। जब 2004 में सिद्धार्थ लाल को आयशर ग्रुप का सीईओ बनाया गया, उस टाइम आयशर पे 15 अलग अलग बिजनेसेस थे, जिसमें कमर्शियल व्हीकल्स के साथ ही गारमेंट्स और कंसल्टेंसी सर्विसेज और फुटवेयर जैसे बिजनेसेस भी थे। एक ऐसा डिसीजन लिया गया जो शायद सिद्धार्थ के अलावा कोई और ना ले पाता। एक्चुअली में एनफील्ड पे अपना फोकस बढ़ाने के लिए उन्होंने 15 में से 13 बिजनेसेस को सेल ऑफ कर दिया, जिसमें कंपनी का सबसे पहला ट्रैक्टर बिजनेस भी था। इस तरह से सिर्फ मोटरसाइकिल और ट्रक के बिजनेस को कंटिन्यू रखा। असल में सिद्धार्थ का मानना था कि काफी सारे बिजनेसेस को चलाने से ज्यादा बेहतर है एक या दो बिजनेस को सही तरह से चला के मार्केट लीडर बनाया जाए, और इस बात को उन्होंने सही साबित भी करके दिखाया। इंडिया में मोटरसाइकिल ब्रांड्स तो काफी सारे हैं, लेकिन जिस तरह का फैन बेस और फॉलोइंग रॉयल एनफील्ड के पास है वैसी शायद ही किसी के पास हो। आज इस बाइक का सिर्फ नाम सुनकर एक अलग प्रीमियम फीलिंग आती है। एनफील्ड बाकी सारी चीजों के साथ साथ अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग पे भी फोकस करती है। आपको शायद मालूम नहीं हो, एनफील्ड अपने हार्डकोर राइडर्स के लिए काफी सारे टूर्स और एडवेंचर ट्रिप्स को ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें रॉयल एनफील्ड अनकवर, व्हाइट आउट, चेज द सन और हिमालयन ओडिसीज जैसे राइड्स के नाम शामिल हैं। इसके साथ काफी सारे बाइक राइडिंग इवेंट्स जैसे अनरोड कर्नाटक, स्क्रैम्बल महाराष्ट्र और राइडर मेनिया को भी स्पॉन्सर करते हैं। देखा जाए तो सिद्धार्थ ने वही किया जो एक कस्टमर चाहता है अपनी बाइक में। चेंजेस उतने किए गए कि बाइक अपना चार्म लूज ना करे। बाइक्स मिड रेंज में रखी गई जिससे बाइक्स का 80s वाला कैरेक्टर लूज नहीं हो। शोरूम्स मॉडर्न वे में डिजाइन किए गए जिससे यूथ को बाइक से यंग पावरफुल फील आए। सिद्धार्थ का बिलीव था कि बाइक्स का वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत क्रेज बन सकता है। प्लान करते हुए यूके में एक नया डेवलपमेंट सेंटर स्टार्ट किया गया, जिसने मेन चेन्नई सेंटर के साथ मिलकर बाइक्स के नए इंप्रूवमेंट किए। एनहांसमेंट के लिए रॉयल एनफील्ड ने हैरिस परफॉर्मेंस कंपनी परचेज करी, जिसकी खासियत थी बेस्ट बाइक चेसेस बनाना। मोटर बाइक इवेंट्स जैसे मोटो जीपी, रोड रेस
ट्रैक रेसिंग और आइल ऑफ मैन, इन सब इवेंट के चेसेस पिछले साल से हैरिस कंपनी ही डिजाइन कर रही है। अराउंड 2000, 100 और 150 सीसी की बाइक्स की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड थी, जो बेसिकली हीरो और बजाज ने मिलकर फुलफिल करी। मार्केट में अपनी जगह बनाने का सिद्धार्थ के पास ये मौका भी था, बट उन्होंने अपनी 250 से 650 सेगमेंट को ही रखा, क्योंकि उस रेंज में कॉम्पीट करने वाला शायद ही कोई और प्लेयर था, और साथ थी उनकी लेगेसी। और इसी लेगेसी की वजह से आज एनफील्ड इंडिया की अनडिस्प्यूटेड लीडर है, जो वर्ल्ड लेवल पे भी मार्केट डोमिनेट करती है। एक फर्स्ट सर्विस इंप्योरिटी ऑयल एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग एनफील्ड के रिजल्ट्स काफी शॉकिंग थे, जहां ऑयल में मिलने वाले कार्बन डिपॉजिट्स और मेटल शेविंग्स पे टेस्ट हुआ, जिसमें इटालियन मैन्युफैक्चरर डुकाटी मिलियंस में थी, जापानीज और अमेरिकन लाखों में थे, बट अपने एनफील्ड के बस 62,000। इतने कम इम्प्योरिटीज के अकॉर्डिंग सिर्फ BMW थी, पर लीडर अपनी एनफील्ड ही थी। ये वो इम्प्योरिटीज होती हैं जो इंजन की लाइफ रिड्यूस करती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम एनफील्ड को एक इंडियन बाइक के तौर से जानते हैं, ना कि ब्रिटिश, और वो भी बहुत सारे अच्छे रीजंस की वजह से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और एनफील्ड के बारे में कुछ नया जानने को मिला हो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कीप वॉचिंग फॉर मोर।